हेलो सूर्या। नमस्कार मैम। नमस्कार। लास्ट क्लास किया था फिजिक्स का? नो मैम, शायद नहीं। तुमने कहाँ तक किया है फिजिक्स का क्लास? अपनी कॉपी दिखाओ थोड़ा। अभी दिखाती हूँ। हाँ, किया तो है। पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क ना। वर्क डन इज नेगेटिव। ये कौन सा एग्जांपल है? व्हाइल ड्रॉपिंग ए बॉल। अच्छा। वर्क डन इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया है ना, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क बता दिया था। ठीक है। एग्जाम्पल नहीं कराया है शायद ना? नो मैम। हम्म। वो नमस्कार मैम। नमस्कार यशी। हम लोग आज फिजिक्स का जो लेसन स्टार्ट किए थे, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, वो फर्स्ट क्लास तुमने किया था यशी? मैम एक सेकंड। यस मैम करा। हाँ, तब ठीक है। यस मैम। बस इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क हम लोग हो गया था ना, लॉकडाउन। नेक्स्ट हमारा बुक में आपके एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल 7.1। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ रहा है, वाइल एक्सरसाइजिंग अ गर्ल लिफ्ट अ डंबल and slowly lowers it down. Identify when the girl does positive work on the dumbbell and when she does negative work on it. तो डंबल जब वो ऊपर उठा रही है तब क्या कर रही है? वो फोर्स लगा रही है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डंबल वो जब ऊपर उठा रही है तो डंबल भी ऊपर जा रहा है और वो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ठीक है। और जब डंबल को वो नीचे ला रही है तब क्या हो रहा है कि फोर्स तो वो ऊपर की तरफ लगाई है डंबल को, के वेट को कैरी करने में। तो लेकिन डंबल नीचे आ रहा है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इसके आंसर में जैसे लिखना भी होगा आपको, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टू लिफ्ट डंबल शी अप्लाइज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डंबल भी ऊपर जा रहा है, वो फोर्स भी ऊपर लगा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे केस में क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव वर्क।
ठीक है। अब जब डंबल को नीचे ला रही है, टू मूविंग इट डाउन, तो वो फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा रही है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। शी अप्लाइज फोर्स in direction opposite to displacement. तो दोनों ऑपोजिट होगा तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 7.2। इस एग्जांपल पे क्वेश्चन है, while saving a goalkeeper hands move back by 15 centimeter as she stopped a ball while applying a force of 200 Newton. How much work did the goalkeeper do on the ball is stopping it? बॉल को रोकने में उसने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने कितना वर्क किया और रोकने में उसका हाथ 15 सेंटीमीटर पीछे की तरफ किया बॉल रोकने में। तो यहाँ जो है वर्क डन बराबर होता है, हम लोग को मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स उसने 200 न्यूटन का लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, क्योंकि वो बॉल रोक रहा है तो फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है और बॉल का मूवमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पर जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को माइनस में लेंगे। ठीक है। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग लेंगे वर्क डन बराबर हो गया, फोर्स उसने 200 न्यूटन का लगाया और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये वैल्यू माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आंसर वर्क डन हमारा जो आएगा आंसर ये माइनस में आएगा। ठीक है ना। इसकी वैल्यू है जूल। यहाँ रीजन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को माइनस में इसलिए लेते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट is negative because ball moves in opposite direction of applied force, है ना। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया हमने। क्लियर है। क्वेश्चन तो सिंपल ही था ये भी। इसके बाद पॉज एंड पॉन्डर पे क्वेश्चन है। तो पॉज एंड पॉन्डर में फर्स्ट क्वेश्चन है, in the previous chapter a weightlifter is shown holding a barbell steady in her hand। फिगर नंबर दिया है 6.8। अच्छा, is she doing any work on the barbell while holding it steady? तो फिगर देखने की तो जरूरत नहीं है जब वो खुद ही कह रहा है कि उसको होल्ड किया हुआ है स्टेडी। स्टेडी का मतलब है कि वो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो स्टेडी है तो इसलिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है।
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो से किसी भी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, इसलिए नो वर्क इज डन, है ना। इसमें तो बस आपको स्टेटमेंट ही लिखना होगा, तो लिख सकते हैं सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, therefore work done is equal to force into displacement होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला कि इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द स्टॉक ऑफ कॉइन्स दैट ट्रेवल्स ऑन अ रफ सरफेस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसमें तो बस टिक करना है नेगेटिव और कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो सेकंड वाले का तो कोई वैल्यू नहीं है, द वर्क एनर्जी थ्योरम। हमको मालूम है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर फोर्स हमारा ज्यादा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हमने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहते हैं वर्क इज डन ऑन इट, है ना, ये कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे इसको जो है एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं इस चीज को। व्हेन a force is applied on an object it is displaced, तो हम क्या कहेंगे कि वर्क इज डन। इट मीन्स ऑन इट, ठीक है। इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल लिया कि एक क्रिकेट बॉल फील्डर है सपोज, उसने बॉल को फेंका विकेट की तरफ, जैसे होती है ना फील्डिंग करते हैं तो बॉल को विकेट की तरफ फेंकते हैं, और अगर वो बॉल जो है जाके टकराई विकेट पे तो क्या होगा, विकेट गिर गया। अगर जैसे उस पर हिट हुआ तो विकेट गिर गया, है ना। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो बॉल मूव कर रही है, मूविंग बॉल है, फास्ट मूविंग बॉल, उसमें एनर्जी उसने एक्वायर की, क्योंकि जो अगर बॉल रुकी हुई है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन वो उसने थ्रो किया बॉल को तो मूविंग बॉल ने एक्वायर की एनर्जी, और जब वो जाके विकेट से टकराई तो हिट करते समय उसने वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी विकेट में। विकेट पहले तो स्टेशनरी था, रुका हुआ था, एक जगह खड़ा था, लेकिन जब हिट हुई बॉल तो क्या हुआ, वो एनर्जी उसने बॉल से ट्रांसफर हो गई विकेट में, और विकेट उस एनर्जी की वजह से गिर गया, फॉल हुआ, मतलब उसमें मूवमेंट हुआ। तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हुई बॉल से विकेट में, और उस एनर्जी की वजह से विकेट का मूवमेंट हुआ, वो फॉल हुआ, गिरा, है ना। अगर बॉल नहीं टकराती तो विकेट अपने आप नहीं गिरता, ठीक है, या बॉल रुकी हुई रहती तो भी वो विकेट नहीं गिरा पाते। तो यहाँ हमको इस एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है कि जो फास्ट मूविंग बॉल है उसके मोशन की वजह से बॉल में एनर्जी आई,
एनर्जी आने का मतलब है उसने एनर्जी को जो एक्वायर किया उसके अंदर कैपेसिटी आई टू डू वर्क, जो एनर्जी है। तो हम एनर्जी को हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी यही बताया था कि एनर्जी मींस कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पर इस मूवमेंट की वजह से उस बॉल ने एनर्जी को एक्वायर किया और जिससे वो वर्क किया। तो हम यहाँ पे जो कह रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज पे तो वहां हम क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट को, और उस एनर्जी से आगे वर्क इज डन, वर्क काम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, व्हेन अ फास्ट मूविंग बॉल hits a stationary wicket, the wicket falls। ठीक है, हम्म। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं द मूविंग बॉल acquires energy एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, और जब बॉल हिट हुई तो क्या हुआ, व्हेन बॉल हिट्स द विकेट उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू विकेट। और उसी वजह से वो गिरा, मेकिंग इट मूव या फॉल, मेकिंग इट फॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई पॉट है उसको ऊपर उठाया और किसी चीज के ऊपर गिरा दिया, तो जिसके ऊपर वो गिरेगा उसको वो डैमेज कर देगा। तो यहाँ पर अगर वो पॉट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट रखा रहे तो वो उसको डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अगर एक हाइट पर उठा करके उसको छोड़ देंगे और उसके ऊपर गिरेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो उसको डैमेज कर देगा। तो यहाँ पर उसको जो हमने रेस किया, एक हाइट पे उठाया, उसकी पोजीशन चेंज की रेस करने से, तो रेस करने से क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी एक्वायर हुई, और जब एनर्जी एक्वायर हुई तो मतलब उसके अंदर एक कैपेसिटी आ गई काम करने की, और जब वो गिरा ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसने उस ऑब्जेक्ट को ये एनर्जी ट्रांसफर कर दी और इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, और क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट डैमेज हो गए। तो यहाँ भी जो क्या हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट एनर्जी को एक्वायर कर रहा है और उसके बाद उस एनर्जी को जब ट्रांसफर कर रहा है तो अगला ऑब्जेक्ट जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है या जिस पे वो वर्क कर रहा है उसमें वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है वो उसकी एनर्जी को गेन कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इस एग्जांपल को भी आप लोग लिख चाहें तो लिख सकते हैं, a raised pot
can damage an object below it if it falls. ठीक है ना? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? raised pot acquire energy, raised pot has होगा यहाँ पे, has acquired energy मतलब capacity to do work, hence damage the object. तो हम इसमें कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इन दोनों एग्जांपल से कि जो ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है एनर्जी मतलब उसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है टू डूइंग वर्क, और जब वो वर्क करता है तो उस समय उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है. तो इसको हम लिख सकते हैं इन ऑल एग्जांपल्स the objects acquire the capacity of doing work and when work is done there is transfer of energy. There is transfer of energy, है ना? इसमें एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, जो काम कर रहा है, वो एनर्जी को लूज कर रहा है, लूजेस एनर्जी, और जिस ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन वो एनर्जी को गेन कर रहा है, गेन एनर्जी. क्लियर है? और उसी एनर्जी से फिर वो आगे उसमें कुछ भी हो रहा है, जैसे वो विकेट गिर गया या वो सामान टूट गया या डैमेज हो गया, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना? तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि वर्क डन, किसी ऑब्जेक्ट पे जो काम हो रहा है वर्क डन में और एनर्जी में कोई रिलेशन है. तो ये रिलेशन जो है इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, जो हमारी हेडिंग थी. तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन आ जाती है कि द रिलेशन बिटवीन the work done on an object and the change in energy, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, तो चेंज हो रही है, the change and the
change in its energy is called the work energy theorem. ठीक है, तो हमको इससे वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या बात समझ में आ रही है कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to change in its energy. ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गई कि जब ऑब्जेक्ट ए ने एक्वायर की एनर्जी, वो फोर्स लगा रहा है अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा है ए वाला ऑब्जेक्ट बी को। ठीक है, और जो बी था उसने एनर्जी जब गेन की और उससे उसने आगे वर्क किया, या उसमें जो भी चेंज आया उसी एनर्जी की वजह से आया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है उसके अंदर कैपेसिटी है टू डू वर्क। अगर वही बॉल स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है और वो कोई काम नहीं करेगी। लेकिन वो बॉल जब मूविंग स्टेट में है, फास्ट मूविंग है, तो जितनी फास्ट वो मूव करेगी उसके अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो उसने एनर्जी जब एक्वायर कर ली तो उस समय वो काम कर सकती है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट that possess energy can do work, can do work। ठीक है, एनर्जी जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी को अगर हमें मेजर भी करना होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसी के बेसिस पे बताते हैं उसमें कितनी एनर्जी है। मतलब कैपेसिटी अगर ज्यादा है काम वर्क करने की, मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज मोर एनर्जी, और जिसमें कैपेसिटी कम है वर्क करने की, मीन्स उसमें जो है एनर्जी कम है। ठीक है ना? तो हम ये भी बता सकते हैं कि द एनर्जी of an object is measured in terms of its capacity of doing work। ठीक है, अब जो यूनिट होती है एनर्जी की, ऐसा यूनिट होती है, यूनिट एनर्जी की यूनिट जूल होती है, जो वर्क की होती है, सेम है ना। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जे से लिखते हैं, जो वर्क की है सेम वही है इसकी एनर्जी, क्योंकि वर्क डन ही है, जो कैपेसिटी है उसका ऑफ डूइंग वर्क सेम चीज है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो, तो इसीलिए इसकी यूनिट भी जूल होती है वही। और अगर 1 जूल को यहाँ डिफाइन करना हो तो 1 जूल का मतलब होता है
1 जूल उस एनर्जी को कहते हैं जो 1 जूल वर्क को करने के लिए जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 जूल इज द एनर्जी required to do 1 joule of work. वन जूल वर्क करने में जितनी एनर्जी चाहिए वही 1 जूल एनर्जी है। ठीक है। एनर्जी की जो लार्जर यूनिट भी यूज होती है बहुत जगह, आप लोग देखेंगे। इट्स लार्जर यूनिट जो है वो किलो जूल है। इट्स लार्जर यूनिट इज किलो जूल। इसको हम लोग के जे भी लिखते हैं, और 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। ठीक है। न्यूमेरिकल में आप लोग का यूज हो सकता है ये। और जैसा कि अभी तक हम लोग देखते आए हैं, जो एनर्जी है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है ना। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। ये एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी as it has only magnitude and no direction. ये जो फिजिक्स पढ़ाते समय आप लोग को बीच बीच में ऐसा ही यूनिट बताते हैं डिफरेंट चीजों की, और ये बताते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इसको कहीं अलग से नोट करके सब याद कर लीजिएगा। ऐसा ही यूनिट पूछी जाती है, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल में तो नंबर कट जाता है। ठीक है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा माइंड में आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के तो वेरियस फॉर्म नोन है हम लोग के लिए, है ना। जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा है हीट एनर्जी, तीसरा है लाइट एनर्जी, फोर्थ है साउंड एनर्जी, फिफ्थ है केमिकल एनर्जी, सिक्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेवन है सोलर एनर्जी, एट है न्यूक्लियर एनर्जी, और भी फॉर्म होते हैं, इतने बहुत हैं आप लोग के जानने के लिए। तो सो मेनी फॉर्म्स हैं एनर्जी के, जिसमें से आपको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी का डिटेल। ठीक है।
तो हम लोग हेडिंग डालेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी का वो फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट में होती है ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। मोशन की वजह से होती है या पोजीशन की वजह से होती है। आप चाहें तो ये हीट एनर्जी लाइट एनर्जी का एग्जांपल भी हम बता सकते हैं कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक वो केटल में पानी गर्म करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, हो रही है, गर्म हो जाता है। या पानी नहाने का गर्म करते हैं गीजर में तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। हम लोग लाइट जलाते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये जलती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, है ना। इसी तरह से अगर कोई हम म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक सुन रहे हैं तो आवाज आ रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में। फिर हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में डाइजेशन होता है तो इसमें भी केमिकल चेंजेस आते हैं ना। तो यहाँ पर भी जो एनर्जी यूज होती है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी जो है स्टोर रहती है फूड में और वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिलीज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी हम लोग देख ही लिए। सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी है उसे बोलते हैं। उससे सोलर सिस्टम से बहुत सी चीजें चलती हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और सोलर सिस्टम से और भी काम होते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी जो है जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है और ये एनर्जी से न्यूक्लियर बॉम्ब और बाकी चीजें बनती हैं और भी बहुत न्यूक्लियर रिएक्टर में काम होता है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होते हैं हम लोग की डेली लाइफ में, यूज होती है ज्यादातर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग उस एनर्जी को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के मोशन या उसकी पोजीशन की वजह से आती है। जैसे हम लोग ने दो एग्जांपल पढ़ा था अभी, एक मूविंग बॉल वाला, तो उसमें बॉल में एनर्जी आई उसकी फास्ट स्पीड की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, तो उसके मोशन की वजह से वो एनर्जी आई। तो इसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और दूसरा हम लोग ने जो पॉट को रेस किया, ऊपर उठाया, तो वो उसकी पोजीशन की वजह से पॉट में एनर्जी आई। तो इस तरह से मोशन या पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी आती है ऑब्जेक्ट में तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट possess due to its motion or position। ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, फर्स्ट वाली काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा आपने बताया कि ये एनर्जी ऑब्जेक्ट में आती है ड्यू टू इट्स मोशन, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी possess
by an object due to its motion. मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है? इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं जैसे मूविंग बॉल या मूविंग बाइसिकल, कोई भी चीज जो मूव कर रही है. ठीक है, एग्जांपल है मूविंग बाइसिकल, या बॉल रोल कर रही है जमीन पे तो भी तो वो मूव कर रही है, तो उसमें भी एनर्जी है. तो रोलिंग भी लिख सकते हैं, रोलिंग बॉल एटसेट्रा. मतलब कोई भी चीज जो मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स possess काइनेटिक एनर्जी. कह सकते हैं ये ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट possess काइनेटिक एनर्जी. टाइम तो खत्म हो रहा है, नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं ना. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. ये हेडिंग है. ठीक है, इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग. अभी तो टाइम ओवर हो गया है, आप लोग का पूरा हो जाए तो बताइएगा. यहाँ देयरफॉर लगा दीजिए, देयरफॉर. और या तो इट मीन्स कह सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे. I'm done. डन. यशी डन मैम. डन. तो ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं, कल आगे इसकी कंटिन्यू करेंगे. ओके, नमस्कार. नमस्कार मैम. नमस्कार.